हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूनिवर्सिटी विट्स को। यूनिवर्सिटी विट्स क्या होता है? यूनिवर्सिटी विट्स एक फ्रेज़ है, एक नेम है जिसे दिया गया है एक ग्रुप को, जो 16th सेंचुरी इंग्लिश प्ले राइट का एक ग्रुप था जिसे यूनिवर्सिटी विट्स का नाम दिया गया है। तो ये जो नाम है, ये 16th सेंचुरी में ये नाम नहीं दिया गया था इन नाटककारों को, इन प्ले राइट्स को। ये जो नाम है वो 19th सेंचुरी में एक राइटर थे, एक जर्नलिस्ट थे और एक ऑथर थे जिनका नाम था जॉर्ज सेंटबरी। जॉर्ज सेंटबरी ने इन ड्रामाटिस्ट को यूनिवर्सिटी विट्स का नाम दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि ये जो सारे राइटर्स थे वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से पास आउट थे और बहुत ज़्यादा विद्वान थे, स्कॉलर थे। तो इनके जो नाम है वो इस तरह से हैं: यूनिवर्सिटी विट्स पास्ड आउट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़। तो ये यूनिवर्सिटी विट्स थे जॉन लिली, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस किड, थॉमस नैश एंड थॉमस लॉज। ये सारे राइटर्स थे, 7 राइटर्स थे जो इस ग्रुप को बिलोंग करते थे। तो ये कोई ऐसा ग्रुप नहीं था कि एक ग्रुप हो जाए जहाँ बैठ के उन लोग एक कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पीते हैं, इस टाइप का कोई ग्रुप नहीं। इस टाइप के जो एक ही टाइप का जो राइटिंग करते थे, एक ठीक टाइप का जो ड्रामा लिखते थे, इनको ग्रुप किया गया है इस सेंटबरी के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, किसने इस वर्ड को कॉइन किया है? तो इसको कॉइन किया है जॉर्ज सेंटबरी ने। अब हम देखते हैं कि कौन कौन जो यूनिवर्सिटी विद्वान जो थे वो कैम्ब्रिज से पढ़े थे। तो क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैश, ये जो राइटर्स थे ये पढ़े थे, कैम्ब्रिज से पढ़े थे। और जॉन लिली, थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पील, ये पढ़े थे ऑक्सफोर्ड से। और एक और राइटर है थॉमस किड। आप देख रहे होंगे मेरा जो कर्सर जा रहा है, ये ब्लैक कलर में जो लिखा है, ये किसी भी यूनिवर्सिटी, इन दोनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट नहीं थे। इनफैक्ट वो यूनिवर्सिटी से पढ़े ही नहीं थे, लेकिन उनको भी इसी ग्रुप में गिना जाता है क्योंकि जो इनकी राइटिंग स्टाइल थी, इनका जो लिखने का तरीका था, ड्रामा लिखने का जो तरीका था, वो इन्हीं की तरह था, इसीलिए इन्हें भी इस ग्रुप में डाल दिया गया है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं। तो ये बहुत ही टैलेंटेड ग्रुप था यूनिवर्सिटी विट्स का, जो कि अपने अपने गाँवों से लंदन में आए थे और अपना कैरियर बनाने, ड्रामा के फील्ड में, एक्टिंग के फील्ड में और राइटिंग के फील्ड में। और ये इन्हें फर्स्ट प्रोफेशनल राइटर्स माना गया है क्योंकि ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने पहली बार ड्रामा के फील्ड को अपना प्रोफेशन चुना, अपना व्यवसाय चुना। इसके पहले जो राइटर्स ड्रामा लिखते थे या फिर जो भी राइटिंग करते थे, वो ड्रामा तो लिखते थे या फिर राइटिंग तो करते थे, लेकिन वो उनका प्रोफेशन नहीं था, वो जस्ट एज ए साइड बिजनेस था, साइड इंटरेस्ट था, हॉबी था। लेकिन इनके लिए ये प्रोफेशन था। और ये बहुत ही विद्वान थे चूँकि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स थे, और इन्होंने एक तरह से शेक्सपियर के लिए रास्ता बनाया। शेक्सपियर के लिए दे प्रिपेयर्ड वे फॉर शेक्सपियर एंड दे वर एक्सट्रीमली पॉपुलर। बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, बहुत ज़्यादा इनको पसंद किया जाता था क्योंकि ये जो ड्रामा लिखते थे बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग रहता था। और चूँकि ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे तो सारे रूल्स भी ये जानते थे, और जितने भी ग्रीक और रोमन ड्रामा थे सबसे परिचित थे वो। तो इस तरह से, और ये जेंट्री क्लास को, हाई क्लास को बिलोंग करते थे, पढ़े लिखे थे। तो ये जो कम पढ़े लिखे जो ड्रामाटिस्ट होते थे, कम पढ़े लिखे जो राइटर्स होते थे, उनका एक तरह से वो रिडिक्यूल करते थे, इनका मजाक उड़ाते थे कि ये तो बिना पढ़े लिखे ही आ गया है। जैसे कि इसमें से एक, इस ग्रुप में से एक राइटर का नाम है जिसका नाम है रॉबर्ट ग्रीन। उसने शेक्सपियर का मजाक उड़ाया है कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे करके। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो ग्रुप था ये हाईली एजुकेटेड तो था ही, और चूँकि ये कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पास आउट था, और ये जो यूनिवर्सिटी है उस समय की बहुत ही 2 एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी थी इंग्लैंड की। और ये जो सारे राइटर्स थे वो जो ड्रामा लिख रहे थे, ड्रामा के फील्ड में आए, तो उस समय जो ड्रामा लिखा जा रहा था उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था। इंटरल्यूड लिखे जा रहे थे, मोरालिटी प्लेस लिखे जा रहे थे, जो कि उतने ज़्यादा डेवलप्ड फॉर्म में नहीं थे। लेकिन उन्होंने पहली बार बहुत ही अच्छे फॉर्म में, बहुत ही डेवलप्ड फॉर्म में ड्रामा को लिखा।
इसके अलावा ये ड्रामेटिक रूल जो थे, एरिस्टोटल और अरस्तु जैसे लोगों ने जो ड्रामेटिक रूल बनाए थे कि ड्रामा कैसे होना चाहिए, ड्रामा में कॉमेडी हो तो कॉमेडी ही हो, ट्रेजेडी हो तो ट्रेजेडी हो, कॉमेडी और ट्रेजेडी का मिलन नहीं होना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे रूल्स थे इनके। इन रूल्स को ये फॉलो नहीं करते थे, वो सिर्फ एक ही रूल को फॉलो करते थे, वो रूल था एंटरटेनमेंट। वो चाहते थे कि अपने जो ऑडियंस है उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो एंटरटेन कर सके, इस तरह से वो ड्रामा लिखते थे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे ये। और ये जो ड्रामा लिख रहे थे वो हीरोइक ड्रामा लिखते थे, हीरोइक थीम में लिखते थे। इनका जो थीम था वो हीरोइक रहता था, मतलब जो बहादुरी की कहानियाँ, योद्धा की कहानियाँ, जिसमें मार धाड़ होता था, जिसमें युद्ध में जाता था योद्धा, इस टाइप की कहानियाँ। और एक और ख़ास बात थी कि ज़्यादातर ये ट्रेजेडीज़ लिखा करते थे। ये जो कॉमेडी था उसको ज़्यादा वो पसंद नहीं करते थे। कॉमेडी को इन्फीरियर राइटिंग समझते थे, ये इन्फीरियर फॉर्म ऑफ राइटिंग समझते थे कॉमेडी को, और ट्रेजेडी को ये ज़्यादा ऊपर का समझते थे। तो इस तरह से ये ड्रामेटिस्ट थे और इन्होंने शेक्सपियर के लिए रास्ता बनाया। और इनमें से जो बहुत सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर ड्रामेटिस्ट थे यूनिवर्सिटी ग्रुप्स में से, वो थे क्रिस्टोफर मार्लो। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर क्रिस्टोफर मार्लो जो थे बहुत कम मतलब वर्षों तक जीवित थे, अगर ये कुछ और साल जीते तो ये शेक्सपियर को भी पीछे छोड़ देते, क्योंकि इनकी स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी थी ड्रामा की। तो इनके में एजुकेशन की भी महारत थी और इनका एंटरटेनमेंट था। इनको पूरी तरह से दर्शकों की नब्ज पता था कि दर्शकों को क्या पसंद आएगा, किस तरह से कहानी लिखेंगे, किस तरह से प्लॉटिंग करेंगे तो दर्शकों को पसंद आएगा, ये वो जानते थे। फिर ये कंटेम्परीज थे, आपस में ये कंटेम्परीज थे, एक दूसरे के ही सब एक ही समय के थे। एलिजाबेथन एज को बिलोंग करते थे सारे से 7 ड्रामेटिस्ट जो थे इस एज के। और ये और बहुत सारे कोलैबोरेशन में भी काम करते थे, मतलब एक प्ले लिखे तो उसको 2 लोगों ने मिलकर लिखा, इस तरह से कोलैबोरेशन भी करते थे ये। और जब ये अपने छोटे-छोटे गाँवों से, छोटे-छोटे शहरों से अपनी करियर बनाने आए थे लिटरेचर के फील्ड में, थिएटर के फील्ड में, और उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे ड्रामास लिखे, साथ ही साथ पैम्फलेट्स भी लिखे इन्होंने। पैम्फलेट्स क्या होता है? पैम्फलेट एक तरह का आज के न्यूज़पेपर के स्टाइल का कह सकते हैं, मैगज़ीन टाइप का। इस टाइप से लिखते थे, इसमें एक ही मैगज़ीन में कई बार एक ही राइटर लिखता था, तो कभी 2 भी लिखते थे कोलैबोरेशन में। इस तरह से पैम्फलेटरिंग भी वो करते थे। और ये पूरी तरह से ट्रेंड थे क्लासिक्स में, पूरा ग्रीक और रोमन लिटरेचर इनको पूरा ज़बानी याद थी, और इस तरह से वो फ्लेक्सिबल थे। लेकिन वो ऐसा नहीं था कि रूल्स जानते थे तो वो रूल्स में ही चिपके रहे, ऐसे नहीं थे। वो पूरी तरह से फ्रीडम से लिखते थे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रखते थे और लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते थे। तो जो जिस तरह से वो लिखते थे तो ऑडियंस ने इसका मतलब रिस्पॉन्ड किया, इनके जो ड्रामा को रिस्पॉन्ड किया। और वो दे मेड द पब्लिक प्लेस लिटरेरी विदाउट मेकिंग देम एकेडमिक। तो इनके जो प्लेस थे वो इस तरह से थे कि जो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग तो होते ही थे, साथ साथ बहुत ही ज़्यादा विद्वता से भी भरे होते थे, क्योंकि खुद विद्वान थे, विट्स थे, यूनिवर्सिटी विट्स। फिर इन्होंने उस ज़माने में एलिजाबेथन एज में जो ट्रेजेडी थी उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाया। ट्रेजेडी एक से बढ़कर एक वो ट्रेजेडी लिखा करते थे और ट्रेजेडी को बहुत ही हाइट तक इन्होंने पहुंचाया। फिर ये पैम्फलेट भी लिखा करते थे। पैम्फलेट 16वीं सेंचुरी का एक तरह से एक मॉडर्न मैगजीन हम कह सकते हैं, और इसमें खासकर जो रॉबर्ट ग्रीन थे वो पैम्फलेट लिखा करते थे इस तरह से। अब आगे हम बात करते हैं। अब इनके में क्या था, चूँकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे तो इनके में एक तरह से क्या था, कॉम्बिनेशन था इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स में, इनके जो कैरेक्टर में वो था कि इनके में कलात्मकता तो थी, जेन्यून काइंड ऑफ आर्टिस्टिक मेरिट था। इनके में कला की एकदम जो भावना थी, मतलब कलाकार थे ये, बहुत ज़्यादा पारंगत थे अपनी कला में, अपने ड्रामेटिक फील्ड में। लेकिन साथ साथ ये एरोगेंट भी थे, साथ साथ वो घमंडी भी थे, क्योंकि इनको अपने कला का घमंड था, अपनी विद्वता का घमंड था। तो इस तरह से ये यूनिवर्सिटी विट्स थे। अब हम बात करते हैं ये किस तरह से प्लेस लिखते थे, किन थिएटर्स के लिए प्ले लिखते थे। तो ये पब्लिक थिएटर्स के लिए भी लिखते थे और प्ले हाउसेस के लिए भी लिखते थे।
तो ये जो उस समय दोनों पॉपुलर था। पब्लिक हाउसेस क्या होता है, पब्लिक थिएटर होता है ऐसा ड्रामा का फील्ड, ऐसा ड्रामा का क्षेत्र जहाँ पर आम पब्लिक, जो आम लोग हैं वो ड्रामा देखने जाते हैं। और प्ले हाउसेस ऐसे प्ले जगह होते थे जहाँ जो जेन्यून, जो रिच लोग, एरिस्टोक्रेटिक लोग देखने जाते हों, इसको प्ले हाउसेस कहा जाता है। तो इन लोग दोनों तरह के ही ड्रामा फील्ड के लिए काम करते थे, प्ले हाउसेस के लिए भी और पब्लिक थिएटर्स के लिए भी। अब इन सब में से जो सबसे बड़ा जो लीडर था वो था जॉन लिली। ये जो ग्रुप था इसका लीडर माना जाता है जॉन लिली को। अब आगे हम जॉन लिली के बारे में और भी डिस्कस करेंगे। अब चूंकि यूनिवर्सिटी विट्स के लिए जो सभी राइटर्स थे उन्होंने शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। शेक्सपियर जो थे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस थे इन लोगों से, खासकर जो क्रिस्टोफर मार्लो और जॉन लिली जो थे इनसे सबसे ज़्यादा वो प्रभावित थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा उनको इन्फ्लुएंस किया। शेक्सपियर ने इनको पढ़ा, इनके ड्रामा को देखा, और जब शेक्सपियर लंदन में आए तो ये बहुत ही बड़े राइटर्स थे, बहुत ज़्यादा इनका प्लेस पॉपुलर हो रहा था। उस समय शेक्सपियर नौसिखिए थे और इस तरह से, और शेक्सपियर ने इनसे सीखा, इनके ड्रामा से इनकी बारीकियों को सीखा। और अब हम जब शेक्सपियर के प्लेस को देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि इनमें कितनी बड़ी छाप इनकी इन राइटर्स की पड़ी हुई है। तो इनका जो लिटरेरी फीचर्स है वो सभी राइटर्स में कॉमन था। ये जो राइटर्स थे हीरोइक थीम पे बहुत लिखते थे। हीरोइक थीम मीन्स जिसमें योद्धा हो, युद्ध हो, जिस तरह से मैंने बताया है। और हीरोइक ड्रामा में क्या होता है कि वायलेंस होता है, खून खराबा होता है बहुत ज़्यादा, बड़े बड़े डायलॉग्स होते हैं, स्टोरी इस तरह से होती है, प्लॉट इस तरह से होती है, जिसमें जो एक्टर्स होते हैं तो कभी कभी तो ये बहुत ही अच्छा बन पड़ता है जो हीरोइक ड्रामा है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रेजिडी से भरा रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसकी जो कहानी है कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कुछ ज़्यादा ही ओवर डन कर देते थे। जैसे कि क्योंकि ये हम कह भी सकते हैं क्योंकि ये अपने फील्ड में अग्रणी थे, पायोनियर्स थे, तो जो अग्रणी रहेगा, जो पहला रहेगा, उससे कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होगा ही। उसमें परफेक्शन की तो हम नहीं कह सकते कि पूरा परफेक्ट बने, तो इस तरह से कुछ ना कुछ कमियां भी थी, लेकिन इन कमियों को इन्होंने धीरे धीरे सुधारा। तो आज का जो हीरोइक ड्रामा है इन्हीं की देन है, इन्हीं की विरासत है, हीरोइक ड्रामा जो आज पॉपुलर है। तो इन हीरोइक ड्रामास को जो एलिजाबेथन ऑडियंस बढ़ चढ़ कर देखने आती थी और खूब पसंद करती थी और तालियां बजाती थी। तो ये फुल एंटरटेनिंग प्लेस लिखते थे और उन्होंने रूल्स को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, रूल्स को एक किनारे रखा और एक से बढ़कर एक प्लेस लिखे। और एक बात और नोट करने वाली बात है कि इनके जो प्लेस में ह्यूमर की कमी होती थी, ह्यूमर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। ह्यूमर मतलब क्या होता है, हास्य पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, हंसी खुशी वाला ज़्यादा ये नहीं लिखते थे, क्योंकि इन्हें ट्रेजेडी ज़्यादा पसंद थी। ये कॉमेडी नहीं लिखते थे और ट्रेजेडी पूरी तरह से एकदम से डार्क होती थी ज़्यादातर, और ह्यूमर की, हास्य की कमी होती थी। बस एक ही राइटर है जॉन लिली, उनके में थोड़ा बहुत हास्य हम देख सकते हैं, और बाकी जो राइटर्स थे बिल्कुल भी हास्य के बारे में नहीं लिखते थे। और कभी कभी वो कोशिश करते भी थे हास्य का लिखने का, ह्यूमर के बारे में लिखने के लिए, थोड़ा बहुत हंसी का जो पुट है डालने के लिए, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते थे। इसलिए वो अपने आप को ट्रेजेडी में ही ज़्यादातर फोकस करते थे और हीरोइक ड्रामा में, वायलेंस से सब में ज़्यादा फोकस करते थे। अब हम बात करते हैं जॉन लिली की। जॉन लिली जो है सबसे जो ज़्यादा एक तरह से पायोनियर माना जाता है इस फील्ड का उन्हें, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर राइटर्स थे यूनिवर्सिटी विट्स के, और ऐसा माना जाता था कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे वो, और इनमें टैलेंट कूट कूट कर भरा था। लेकिन जितने वो टैलेंटेड थे उतना उनको इसका फल नहीं मिल पाया। क्रिटिक्स ने उन्हें नेगलेक्ट कर दिया। क्या होता है, कोई भी राइटर जब आगे बढ़ता है उसमें जो क्रिटिक्स का योगदान बहुत ज़्यादा रहता है। उसको पढ़ने वाले जो आगे पढ़ने वाले जो क्रिटिक्स होते हैं, जो समालोचक होते हैं, जो उनके वर्क्स की विवेचना करते हैं, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इस तरह से इनके वर्क्स पे ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई, ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, इस वजह से ये उतना ज़्यादा ये इनको आज नहीं पढ़ा जाता। और इतना इम्पॉर्टेंट राइटर होने के बाद भी इनको ये पोजीशन हासिल नहीं है जो कि बाकी यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर्स को या बाकी दूसरे ड्रामाटिस्ट को हासिल है।
अब क्रिटिसिज्म का मतलब कई लोग ये समझते हैं क्रिटिसिज्म मतलब होता है आलोचना करना या बुराई करना। यहाँ पर क्रिटिसिज्म मतलब बुराई करना नहीं होता है। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है समालोचना करना, मतलब किसी भी वर्क को, किसी भी पोएट्री को ज़्यादा अच्छे से समझना, उसकी गहराइयों को समझना, वो क्रिटिसिज्म है। John Lilly is the most neglected, underappreciated and misunderstood Elizabethan playwright. और जॉन लिली इकलौते राइटर्स थे जिन्होंने कुछ कॉमेडी पे ध्यान दिया है। अदरवाइज दूसरे जो राइटर्स थे इसमें के, इस ग्रुप के, उन्होंने ज़्यादातर ट्रेजेडीज ही लिखी थी। तो उस समय जो दो तरह के थिएटर्स होते थे, पब्लिक प्ले हाउसेस और प्राइवेट प्ले हाउसेस। तो ये जो राइटर थे, ये जो जॉन लिली थे, वो ज़्यादातर क्या करते थे, प्राइवेट प्ले हाउसेस के लिए अपने प्ले लिखते थे। वो चाहते थे कि उनका जो ड्रामा है वो प्राइवेट प्ले हाउसेस में परफॉर्म हो। तो ये धनवान, ये प्राइवेट प्ले हाउसेस जो होता था वो जिसमें अरिस्टोक्रेटिक लोग, रिच लोग और जो राज दरबार के लोग वहाँ बैठते थे, इनकी पसंद के लिए वो लिखते थे। तो उन सब के ये फेवरेट बन गए थे, जहाँ बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, हाई प्रोफाइल, इन्फ्लुएंशियल लोग, तो इनको ये बहुत पसंद करते थे। अब चूँकि ये प्राइवेट थिएटर बहुत ही कॉस्टली होते थे, महंगे होते थे, इनका जो एंट्री फीस है, तो इन थिएटर्स में ज़्यादातर जो कॉमन मैन है वो नहीं आ पाते थे। और ये प्राइवेट थिएटर्स में ये अपना प्ले को परफॉर्म करवाते थे। और जॉन लिली को एलिज़ाबेथ एज में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिली थी। खासकर जो क्वीन एलिज़ाबेथ इनके ड्रामास को देखने आती थी, उनको बहुत ज़्यादा पसंद था इनके ड्रामा, और उनकी पैट्रोनेज भी उनको हासिल थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बाद में एलिज़ाबेथ ने इनसे मुंह फेर लिया, इनको ज़्यादा उन्होंने फिर इम्पोर्टेंस नहीं दी। और शेक्सपियर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, इनके वर्क से इंस्पायर हुए। और शेक्सपियर का हम वर्क देखेंगे तो हमें अगर हम गहराई से देखेंगे तो हमको जॉन लिली की उसमें छाप मिलेगी, उसमें उनका रिफ्लेक्शन मिलेगा इस तरह से। तो हडसन जो क्रिटिक है कहते हैं कि अनडिनायबली शेक्सपियर से फर्स्ट मास्टर इज जॉन लिली। मतलब बिना परहेज के हम कह सकते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर के पहले मास्टर, पहले गुरु थे, जॉन लिली थे। अब इनका इतना अच्छा प्रॉस्पेरस कैरियर था, लेकिन इनके जब अंत आया तो बहुत ही ज़्यादा गरीबी में इनका दिन गुजरा। और क्योंकि क्वीन एलिज़ाबेथ ने भी इन्हें नज़रअंदाज कर दिया था, इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। अब ये जो इन सब के पीछे जो रीज़न्स है, वजह है, ये उतना ज़्यादा इसको फिर बात नहीं की गई है। ये नहीं मालूम कि किस वजह से उन्होंने बाद में ध्यान नहीं दिया। और तो बाद में गुमनामियों के दौर पे ये चले गए और इनका जो रेपुटेशन है धीरे धीरे गिरने लगा। जब ये आखिरी सांस ले रहे थे दुनिया में तो सब इन्हें भूल गए थे, और इनकी जो सारी शोहरत है वो कोई काम नहीं आई, कोई पैसा उनके पास नहीं था उस समय। और जॉन लिली, इस बात से हम और भी जान सकते हैं कि जॉन लिली का जो प्लेस था वो 1950s में आखिरी बार परफॉर्म हुआ था। उसके बाद जब उनकी मौत हुई थी वो 1606 में इनकी मौत हुई थी। तो ये 17 सालों का जो डिफरेंस था इनके लास्ट जो परफॉर्मेंस हुआ था और इनकी मौत के बीच में, तो इतने दिनों तक 17 साल तक वो खाली बैठे रहे और इन्होंने कुछ नहीं किया, और उनके जो रुतबा और जो उनकी जो इम्पोर्टेंस थी वो लोगों ने उसको भुला दिया। तो ये इस बात का, तो क्योंकि कोई भी जो राइटर हैं उस समय ज़माने में क्या होता था कि जो बड़े बड़े जो लोग थे उन लोग पैट्रोनेज दिया करते थे, संरक्षण दिया करते थे। तो उस पैट्रोनेज और संरक्षण और उस पैसे के सहारे, उस पैसे का सपोर्ट मिलता था, उसी के सहारे उन लोग लिखते थे और अपना बाकी टाइम, अपना जो टाइम है, अपना जो समय है, अपना लिटरेरी एक्टिविटी में देते थे। लेकिन अगर किसी का जो संरक्षण है वो काम ना आए, किसी का ना साथ हो, तो फिर ये उतने अच्छे से लिख पाने में वो लिख नहीं पाते थे। अब आगे हम बात करते हैं हाँ, इनकी बात कर लेते हैं कि इनके क्या क्या फेवरेट, इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लेस थे जॉन लिली की। अ मोस्ट एक्सीलेंट कॉमेडी ऑफ अलेक्जेंडर, कॉम्पासे of Diagnosis, Sappho and Phao, Endymion, The Man on the Moon, Galathea, Midas, Woman in the Moon and Love's Metamorphosis। तो ये इनके प्लेस थे। और ये कोटली लाइफ के बारे में लिखते थे, दरबारी लाइफ के बारे में लिखते थे। नाउ
वी विल टॉक अबाउट जॉर्ज फील। तो जॉर्ज फील के कौन कौन से प्लेस थे? अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, अ पेस्टोरल, द फेमस क्रॉनिकल ऑफ द किंग एडवर्ड द फर्स्ट, बैटल्स ऑफ अल्काजर, द ओल्ड वाइफ्स टेल एंड द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेरी बाथ्स। तो ये सब नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या प्लेस है। ये सभी यूनिवर्सिटी विट्स के, ये सब अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इनको नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इनकी बात हम करते हैं जॉर्ज पील की। तो ये जॉर्ज पील जो थे, इनका 1556 में इनका बर्थ हुआ था और 1596 में इनकी डेथ हुई थी। और ये जॉर्ज पील जो थे, हम देखते हैं कि जो ये भी लंदन में आके अपना कैरियर बना रहे थे। और उस समय जो जॉर्ज पील जो स्टेज पर अपना हुनर दिखाते थे, इनके प्लेस में हम कुछ देशभक्ति की भावना भी देखते हैं, पैट्रियटिज्म की भावना देखते हैं। क्योंकि उस समय इंग्लैंड में क्या था, पड़ोसी देश फ्रांस से भी युद्ध चल रहा था, स्पेन से भी स्ट्रगल चल रहा था। इसी समय स्पेनिश आर्मेडा का हमला भी हुआ था, जिसकी वजह से क्या था, इंग्लैंड के लोगों में एलिजाबेथन एज में बहुत ज़्यादा देशभक्ति की भावना आ गई थी, फीलिंग आ गई थी। और इस देशभक्ति की भावना को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया था जॉर्ज पील ने। जॉर्ज पील ने बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट किया था, देशभक्ति की भावना को। और फिर आगे, हाँ, तो ये जो, तो इसके अलावा जो जॉर्ज पील थे वो ब्लैंक वर्स में बहुत ज़्यादा माहिर थे, ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल करते थे। ब्लैंक वर्स काफ़ी डेवलप हो रहा था उस समय। ब्लैंक वर्स का मतलब होता है राइम में नहीं लिखते थे। ये राइम क्या होता है, राइम में तुकबंदी होती है, तो वो उसको जब लॉन्ग लॉन्ग अगर लाइंस लिखना हो तो राइमिंग में दिक्कत आती थी। तो जो राइटर्स थे ब्लैंक वर्स का यूज़ करते थे। और ख़ासकर इसके जो ज़्यादा माहिर थे वो थे क्रिस्टोफर मार्लो, ब्लैंक वर्स में माहिर थे। अब इनका जो अरेंजमेंट ऑफ पेरिस है, अरेंजमेंट ऑफ पेरिस जो उन्होंने लिखा है, ये इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ की तारीफ में इसमें पुल बांधे हैं, उनकी फ्लैटरी करी है, उनकी उनकी चापलूसी की है इस प्ले में, अरेंजमेंट ऑफ पेरिस में। तो फिर ये प्राइवेट सर्कल से अभी भी ये जो प्लेस हैं कुछ परफॉर्म होते हैं। अब देखते हैं कि इन्होंने जो ओल्ड वाइफ्स टेल लिखा है, द ओल्ड वाइफ टेल लिखा है, इससे इंस्पायर्ड होके शेक्सपियर ने, इसकी कहानी से इंस्पायर्ड होके इसके प्लॉट को एक तरह से बोरो करके शेक्सपियर ने लिखा है द विंटर टेल्स। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिए, ये द ओल्ड वाइफ्स टेल से इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने द विंटर टेल्स लिखा है। तो ये हमको याद रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें उनसे शेक्सपियर इन्फ्लुएंस हैं, क्योंकि शेक्सपियर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और ड्रामाटिस्ट हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, किस किस प्ले से शेक्सपियर इंस्पायर्ड हुए। अब ये जो जॉर्ज पील थे, इनकी जो लाइफ थी वो तो ड्रामा के फील्ड में तो बहुत पॉपुलर थे, लेकिन इनकी जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा कोई मोरालिटी से भरी नहीं थी, बल्कि एक तरह से लूज लाइफ वो जी रहे थे। सभी के सभी यूनिवर्सिटी विट्स थे, वो एक तरह से अय्याशी वाली लाइफ जी रहे थे। वो उनकी ज़िंदगी में मज़े कर रहे थे, एक तरह से कहना चाहिए। और 40 इयर्स की उम्र में ही उनको ये जो जॉर्ज पील को एक बहुत ही भयंकर सेक्सुअल डिजीज़ हो गया था, बीमारी हो गई थी, जिसका नाम था सिफिलिस। और सिफिलिस एक खतरनाक बीमारी होती है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होती है। तो इस तरह के राइटर थे। और इनकी जो फिर बहुत ही मतलब बुरी तरह से इनकी मौत हुई, इस खतरनाक बीमारी से। अब बात करते हैं रॉबर्ट ग्रीन की। रॉबर्ट ग्रीन का जन्म हुआ था 1558 में और इनकी डेथ हुई थी 1592 में। तो रॉबर्ट ग्रीन के बारे में हम उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, उतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलता है रॉबर्ट ग्रीन के बारे में कि कहाँ कहाँ से वो किए। लेकिन वो कैम्ब्रिज से इन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल की थी, कैम्ब्रिज से भी और ऑक्सफोर्ड, दोनों जगह से इन्होंने एजुकेशन हासिल की थी। और इनके जो प्लेस के नाम थे, कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ अल्फाउस किंग ऑफ एरागन, लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड। आप स्क्रीन पे देखिए, द हिस्ट्री ऑफ ऑरलैंडो फॉरलोसो, द ऑनरेबल हिस्ट्री ऑफ फ्रायर बेकन फ्रायर बंजी एंड हिस्ट्री ऑफ जेम्स द फोर्थ। ये सारे इनके वर्क्स हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को कुछ स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ी दिख रही होगी, तो स्पेलिंग की ये गड़बड़ी नहीं है। एक्चुअल में ये सारे वर्ड्स की स्पेलिंग उस समय इसी तरह से लिखी जाती थी, क्योंकि वो 16th सेंचुरी था, एलिजाबेथन एज था, तो उसमें स्पेलिंग इसी तरह से लिखी जाती थी।
जैसे आप चौसर का पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी अभी के से तुलना करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक दिखेगी हमें। तो रॉबर्ट ग्रीन ने जो वर्क्स लिखे, रॉबर्ट ग्रीन ने सिर्फ जो काम किया वो 12 ईयर्स तक ही काम किया, बहुत दिनों तक उन्होंने काम नहीं किया और इस 12 ईयर्स में ही इन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। और ऐसा कहा जाता है कि रॉबर्ट ग्रीन अपने फैमिली को छोड़कर लंदन में आ गए थे और एक फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी के मालिक थे, बहुत ही अय्याशी का लाइफ ये भी जीते थे। लेकिन जो इन्होंने जो दर्शकों को पेश किया ड्रामा बहुत ही एक्सीलेंट था और लोगों को बहुत पसंद आया। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते थे ड्रामा के फील्ड में, बहुत ही एक्सपेरिमेंटल वर्क्स वो लिखते थे। इनके वर्क्स में हम हिस्ट्री देखते हैं, इतिहास देखते हैं, लव देखते हैं, फेरी टेल्स देखते हैं, मैजिक जादू देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके में, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल किस्म के राइटर्स थे ये। और इनकी सारी चीज़ों को एक साथ जो उन्होंने पेश किया, इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया, लेकिन उन्होंने अपना काम जो है बहुत अच्छे से किया रॉबर्ट ग्रीन ने। अब रॉबर्ट ग्रीन ने कुछ वर्क्स में ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर के साथ भी कोलैबोरेशन किया रॉबर्ट ग्रीन ने। अब एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रॉबर्ट ग्रीन के बारे में कि रॉबर्ट ग्रीन बहुत सारे पैम्फलेट्स लिखा करते थे। पैम्फलेट्स मतलब वही जो मैगजीन टाइप का, तो उन्होंने लिखा था, देखिए आप स्क्रीन पे देखिए, रॉबर्ट ग्रीन, यहाँ ग्रीन्स लिखा है, ग्रॉट्स वर्थ ऑफ ब्रॉट विथ मिलियंस ऑफ रिपेंटेंस। इस तरह से इस नाम से अभी देखेंगे तो बहुत स्पेलिंग बहुत ही अजीब तरह का रहता था पहले का जो स्पेलिंग है। तो इस नाम से उन्होंने पैम्फलेट लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा था कि उसमें शेक्सपियर की तुलना उन्होंने अपस्टार्ट क्रो से की है, मतलब एक कौवे से उनकी तुलना की है शेक्सपियर से। और लिखा है शेक्सपियर के बारे में कि ही इज़ अपस्टार्ट क्रो ब्यूटीफाइड विद अदर आवर फेदर्स। मीन्स उन्होंने एक तरह से शेक्सपियर के ऊपर नकलची होने का ब्लेम किया है कि शेक्सपियर हमारे प्लेस को लेते हैं, हमारे ड्रामा के बेस करके अपने प्लेस लिखते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा जेन्यून समझ रहे हैं और हमारे पंखों पे उड़ान भर रहे हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो किस तरह से वो जल गए थे शेक्सपियर के शोहरत को देख के, पॉपुलैरिटी को देख के, ये जो रॉबर्ट ग्रीन थे। तो अभी शेक्सपियर कई गुना उनसे ज़्यादा फेमस है, हज़ारों गुना। और हम जब भी बात करते हैं इसमें तो शेक्सपियर की बात ज़रूर करते हैं, रॉबर्ट ग्रीन की बात करते हैं तो इस तरह से इनका। और वो जब ग्रीन की जो मतलब ग्रीन जो थे काफ़ी गुस्सा थे, उन्होंने शेक्सपियर जो अटैक किया था, एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटीफाइड विद अवर फेदर्स दैट विथ हिज टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन द प्लेयर्स हाइड, इस तरह से उन्होंने लिखा था। और अब जिस तरह से वो जिंदगी अपना जिए, वो भी डिसरेपुटेबली जिए और उसके तरफ गुमनामी में ही उनकी मौत हो गई थी रॉबर्ट ग्रीन की। अब आगे बात करते हैं हम थॉमस लॉज के बारे में। थॉमस लॉज ग्रेट राइटर थे थॉमस लॉज। और ये जो बहुत ज़्यादा एक तरह से सुपरफिशियल राइटर भी माना जाता है, मतलब इनकी जो पहुंच है बहुत ज़्यादा वो नहीं है जो ड्रामा के फील्ड में, और बाकी राइटर्स से अगर हम तुलना करें तो थॉमस लॉज की। पर इनका जो जन्म है 1558 में हुआ था और 1625 में इनका डेथ हो गया था। और ये ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट थे, ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे ये। और उसके बाद पढ़ने के बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी। एक्चुअल में वो लॉ पढ़े थे, लेकिन वो लॉ के फील्ड में अपना कैरियर नहीं बनाना चाहते थे, वो ड्रामा की फील्ड में कैरियर बनाना चाहते थे। तो हम कह सकते हैं कि जो सारे जो राइटर्स थे वो बहुत ही एकेडमिक बैकग्राउंड के थे। वो चाहते तो अपना बहुत अच्छा कुछ अच्छा दूसरा एकेडमिक कैरियर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने उस कैरियर को नहीं चुना बल्कि ड्रामा के फील्ड को चुना, ड्रामा में एक्टिंग को चुना, ड्रामा में ड्रामा लिखने को चुना, राइटिंग को चुना, इस तरह से। तो इस तरह से थे। और ये बहुत सारे पैम्फलेट्स भी इन्होंने लिखे हैं और बहुत सारे पैम्फलेट्स मैगजीन टाइप का इन्होंने लिखा है। और उस समय एक राइटर हुआ करते थे स्टीफन गॉसन करके। स्टीफन गॉसन ने लिखा था स्कूल ऑफ अब्यूज करके लिखा था, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि स्टेज के जो स्टेज में थे बहुत ज़्यादा
एक तरह से कहना चाहिए व्याभाचार चल रहा था। स्टेज प्लेस को बहुत बुरा भला कहा था, उसकी बुराई की थी स्टेज प्ले को, और पोएट्री की बुराई की थी, और बहुत मतलब क्रिटिसाइज किया था स्टेज प्ले को, जो उस समय के जो ड्रामास थे, तो उसको उसको बहुत ज़्यादा वो बुराई किए थे वो, सॉरी। सो ये जो थॉमस लॉस थे, उनको ये बात बहुत बुरी लग गई थी कि ये कैसे स्टेज प्लेस का वो मजाक उड़ा रहे हैं, रेडिक्यूल कर रहे हैं। तो क्योंकि वो एक्टर बनने के लिए आए थे और तो उनको थिएटर से बहुत ज़्यादा लगाव था, और उसी को ही वो ये बर्दाश्त नहीं कर सके कैसे स्टीफन गॉसन जो खरी खोटी सुना रहे थे सबको, और उन्होंने इसका क्रिटिसिज्म उन्होंने इसका जवाब दे दिया। स्टीफन गॉसन को जवाब दे दिया कि किस तरह से स्टेज प्लेस होते हैं, अच्छे होते हैं करके, और इनका जो जवाब था वो था डिफेंस ऑफ पोइट्री, म्यूज़िक एंड स्टेज प्लेस। और जब ये स्टीफन गॉसन ने ये लिखा था इस स्टेज प्लेस के बारे में जो बुराई लिखी थी और पोइट्री के बारे में जो बुराई लिखी थी, इसका जो जवाब था उस समय सर फिलिप सिडनी ने भी इनको दिया था, डिफेंस ऑफ पोइट्री करके उन्होंने लिखा, एपोलॉजी फॉर पोइट्री करके लिखा था उन्होंने, सर फिलिप सिडनी ने। ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट होती हैं किस राइटिंग के जवाब में क्या दिया गया एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था, और तो उस समय क्या हुआ कि जो स्टीफन गॉसन का जो इन्होंने जवाब दिया थॉमस लॉज ने, तो उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे स्टीफन गॉसन, तो इनके क्रिटिसिज्म को लोगों ने पसंद नहीं किया, और कुछ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, तो इन्फ्लुएंशियल लोगों ने इनको पसंद नहीं किया कि किस तरह से ये इतने बड़े राइटर्स को जवाब दे रहे हैं। और थॉमस लॉज ने क्या इसके बाद शेक्सपियर के साथ भी कोलैबोरेशन में काम किया, शेक्सपियर के साथ हेनरी सिक्स्थ में इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। और ये भी कहा जाता है कि अब देख सकते हैं हम लोग कि कोई ना कोई राइटर के साथ शेक्सपियर का कोलैबोरेशन, उनके साथ मिलकर शेक्सपियर ने काम किया ही है कई राइटर्स के साथ। और इसके अलावा थॉमस लॉज ने रोज़ालिंड लिखा है। देखिए आप उनके जो वर्क्स हैं उसमें लिखा है, ये उनके वर्क्स इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, द वुंड्स ऑफ सिविल वॉर, अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड, रोज़ालिंड। तो ये जो रोज़ालिंड जो उन्होंने लिखा है, तो इसकी जो प्लॉट है इसको शेक्सपियर ने लिया है अपने लिए, और उन्होंने जब एज यू लाइक इट लिखा है, जो उनका बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्ले है शेक्सपियर का, इसकी जो थीम है, इसका जो प्लॉट है, उन्होंने रोज़ालिंड से लिया है। तो यहाँ पर वो थॉमस लॉज से इन्फ्लुएंस थे। इसके अलावा थॉमस लॉज ने यूफुअस शैडो लिखा है, द लाइफ एंड द डेथ ऑफ विलियम लॉन्गबियर्ड, अ ट्रीटाइज ऑफ द प्लेग, अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, म्यूजिक एंड स्टेज प्लेस लिखा है। अब हम बात करते हैं जो यूनिवर्सिटी जो के जो राइटर थे, जितने भी हम पढ़े थे, इनका जो देखे हैं कि जो भी राइटर्स थे, इनका जो कैरियर है वो बहुत अच्छे से ख़त्म नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ इनके में प्रॉब्लम आ रही थी और इनके राइटिंग में, तो आखिरी समय में इनको भी जो प्रॉब्लम होने लग गए, और उन्होंने इस फील्ड को छोड़कर वो मेडिसिन के फील्ड में चले गए। राइटिंग का फील्ड उन्होंने छोड़ दिया थॉमस लॉज ने, और वो मेडिसिन की प्रैक्टिस करने लगे, क्योंकि यहाँ उनको प्रॉब्लम होने लगी, और वो कैथोलिक्स भी बन गए थे। वो कैथोलिक धर्म को उन्होंने अपना लिया था थॉमस लॉज ने। तो जिसके उस समय क्या था कि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म का बोलबाला था, प्रोटेस्टेंट लोगों की पूछ परख थी, और कैथोलिक्स लोगों को परेशानी हो रही थी, क्योंकि जो क्वीन एलिजाबेथ थी उस इंग्लैंड की जो महारानी थी, वो प्रोटेस्टेंट धर्म को बिलोंग करती थी, इस वजह से उनको परेशानी हुई थी, तो कैथोलिक होने पर भी। फिर आगे हम बात करते हैं थॉमस नैश के बारे में बात करते हैं। थॉमस नैश भी ग्रेट राइटर थे इस एज के, और यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रेट वो पिलर स्टोन थे थॉमस नैश। और थॉमस नैश कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे, और जब वो लंदन पहुंचे थे 1586 में, तो ये माना जाता है कि नैश ने जो प्ले लिखे उतना उनका कंफर्म नहीं होता है कि मतलब जो प्लेस वो लिखे उन्हीं ने लिखे हैं कि किसी और ने लिखे हैं, इस तरह से उनका जो ऑथरशिप है पूरा कंफर्म नहीं है। इसके अलावा उन्होंने अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर जो लिखा है उसे माना जाता है, आज का जो नावल है उसका फोररनर माना जाता है, मतलब नावल आज के इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनका अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स है समर लास्ट विल, द टेरर ऑफ द नाइट, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, क्राइस्ट टीयर्स और जेरूसलम, डीडो, क्वीन ऑफ कार्थेज, आइसल ऑफ डॉग्स, इस तरह से उन्होंने लिखे हैं।
तो ये जो इसको फॉर रनर माना जाता है, यहाँ पर देखिए अनफॉर्चुनेट ट्रैवल को नॉवेल की फील्ड का फॉर रनर माना जाता है। अब इसके बाद देखिए ये जो प्लेस उन्होंने लिखा है समर लास्ट विल जो उन्होंने लिखा है यहाँ पर, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो पैम्फलेट था ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था पैम्फलेट, और ये पैम्फलेट में उनका जो कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था पैम्फलेटरिंग की फील्ड में। फिर उन्होंने क्रिस्टोफर मार्लो के साथ कोलैबोरेशन में बहुत ज़्यादा काम किया है, क्रिस्टोफर मार्लो के साथ मिल के उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। और थॉमस नैश ने कुछ प्लेस में शेक्सपियर के भी हेल्प की है, शेक्सपियर के साथ मिलकर उन्होंने काम किया है। खासकर ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर ने जो हेनरी फोर्थ लिखा है, हेनरी फोर्थ का जो 2 पार्ट में लिखा है हेनरी फोर्थ को, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो थॉमस नैश ने ही लिखा है, ऐसा माना जाता है। तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है शेक्सपियर की प्रसिद्धि में, कहना चाहिए। और इसके अलावा जो उन्होंने लिखा है क्राइस्ट टीयर्स ओवर जेरूसलम जो लिखा है, ये जो प्ले है बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, बहुत ही कंट्रोवर्सी में घिर गया था। और इस वर्क की वजह से थॉमस नैश को कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा था। और बेन जॉनसन भी इनके साथ गए थे, बेन जॉनसन भी कोलैबोरेट किए थे इस वर्क में, इसलिए बेन जॉनसन को भी साथ में जाना पड़ा था। और थॉमस नैश बहुत दिन तक जेल की परेशानियों को झेल नहीं पाए, उनको बर्दाश्त नहीं कर पाए इस जेल की लाइफ को, और बहुत जल्दी इनकी मौत हो गई। तो इस तरह से जो कंट्रोवर्सीज चलती थी ये यूनिवर्सिटी विट्स के साथ, तो शेक्सपियर इस तरह की लाइफ से पूरी तरह से वाकिफ़ हो गए थे कि कैसे कोई भी कंट्रोवर्सी में फंसना है, जो फंसेगा वो उसकी लाइफ अच्छे से नहीं चल सकती, उसका जो कैरियर है आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मोनार्की था इंग्लैंड में, डेमोक्रेसी तो था नहीं, मोनार्की था, राजशाही था। और उस समय जो भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, राज दरबार के खिलाफ कोई भी कुछ भी कमेंट करता था या कुछ भी राइटिंग करता था तो उसको लेने के देने पड़ जाते थे। तो शेक्सपियर ने किसी भी तरह से कंट्रोवर्सी से अपने आप को दूर रखा, और अपने आप को ये सभी सेंटिमेंटल और रिलीजियस इश्यूज से, कंट्रोवर्शियल इश्यूज से अपने आप को दूर रखा। और यहाँ तक कि जब वो प्लेस लिखते थे तो उन्होंने जो ज़्यादातर जो प्लेस की जो सेटिंग थी, जो उनके जो जगह थी, उसको इमेजिनरी रखा, इंग्लैंड नहीं रखा, कोई दूसरी कंट्री रख दी या कोई दूसरा ही कंट्री का नाम ले रख दिया, ताकि कोई भी प्रकार की वो विवादों में ना पड़े, परेशानी में ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने इन सीनियर से सीखी थी, और इसलिए शेक्सपियर बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए, पॉपुलर हुए। और उनका जो एक लक्ष्य था, वो एक कहते हैं नहीं, मछली की एक आँख से, उन्हीं पे उनका लक्ष्य था, पॉपुलैरिटी पे और प्रॉस्पेरिटी पे उनकी नज़र थी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की। अब ये जो थॉमस नैश थे उसमें और शेक्सपियर में एक बहुत और कॉमन थी कि इनके जो पैटर्न थे, इनके जो संरक्षक थे, पैटर्न मीन्स संरक्षक, जो कि राइटर्स को संरक्षण दिया करते थे, इनके पैटर्न थे अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जो कि विलियम शेक्सपियर के भी पैटर्न थे। तो ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन से ऐसे राइटर हैं, कौन से ऐसे ड्रामाटिस्ट थे जिनके पैटर्न सेम थे जैसे कि शेक्सपियर के, तो वो थे अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, और जिनका जो नाम है वो थॉमस नैश। इस तरह से इन्होंने कई सटारिकल प्लेज भी लिखे हैं, बेन जॉनसन के साथ कोलैबोरेशन में करके इन्होंने कई व्यंग प्लेज भी लिखे हैं, व्यंग वाला प्ले भी लिखा है। और फिर लेकिन आखिरी दिनों में अपनी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा सेक्लूजन में बिता, बहुत ज़्यादा अकेलेपन में बिता, और 34 ईयर्स की उम्र में ही इनकी मौत हो गई थी। क्योंकि उस समय क्या होता था, कोई भी, जैसे कि अभी बात की मैंने, कि किसी भी प्रकार के कोई अगर अथॉरिटी को डिस्प्लेस कर दिया, नाखुश कर दिया, तो उसे इम्प्रिजनमेंट का, उसको जेल जाने का खतरा था। तो ये शेक्सपियर ने अपने आप को सारी चीज़ों से दूर रखा। अब बात करते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी विट्स से, यहाँ पर सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट थॉमस किड से। तो थॉमस किड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर है यूनिवर्सिटी विट्स के। और ये जो प्ले राइट थे थॉमस किड, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट नहीं थे, ना कि कैम्ब्रिज से, ना ही ये ऑक्सफोर्ड से, लेकिन फिर भी इनको इसी ग्रुप में माना जाता है क्योंकि इनकी जो राइटिंग स्टाइल थी वो यूनिवर्सिटी विट्स की तरह ये लिखते थे।
और ये क्रिस्टोफर मार्लो के ख़ास दोस्त थे। इनके साथ वो बहुत सारे कोलैबोरेशन में भी इन्हों लिखते थे। और अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी विट्स के जो अगर हम कंपैरिजन करें तो देखते हैं कि जो थॉमस किड है, जैसे पहले ही बताया कि जो राइटर्स थे थॉमस किड, ये जो राइटर्स थे वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नहीं थे, लेकिन और हम इनके जो मेजर वर्क्स की बात करते हैं तो मेजर वर्क्स हैं कि ये देखिए मेजर वर्क है स्पेनिश ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी उनका बहुत ही फेमस वर्क है थॉमस किड का, जो कि बहुत ही पॉपुलर था। इसके अलावा उन्होंने ट्रेजेडी ऑफ सोलिमन एंड परसेडा लिखा है, जेरोनिमो लिखा है, अपोलॉजी फॉर एक्टर्स। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये स्पेनिश ट्रेजेडी के अलावा जो उनके जो बाकी जो वर्क्स थे उतने ज़्यादा वो पॉपुलर नहीं थे जितने की स्पेनिश ट्रेजेडी थी। और स्पेनिश ट्रेजेडी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। एक तरह से जो एलिजाबेथन ट्रेजेडी की बुनियाद ही स्पेनिश ट्रेजेडी थी, और थॉमस किड ने बहुत ही बड़ा बुनियाद दिया था एलिजाबेथन राइटर्स को। और ऐसा माना जाता है कि थॉमस किड का जो अगर ये स्पेनिश ट्रेजेडी नहीं होता तो शेक्सपियर के जो ट्रेजेडीज़ भी नहीं होते। तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल वर्क माना जाता है ट्रेजेडी की फील्ड में। यहाँ तक कि जो इस एज के बाद जो नेक्स्ट में आता है जैकोबियन एज आता है, उसके राइटर्स भी थॉमस किड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और अपने रिवेंज ट्रेजेडी लिखते थे। तो ये जो स्पेनिश ट्रेजेडी एक तरह से बदले की कहानी थी, रिवेंज ट्रेजेडी थी, जिसमें खून खराबा ये सारी चीज़ें दिखाई गई थी। और ये स्टेज पे इस टाइप के जो सीन थे, गोरी सीन्स थे, जिसमें किसी का इसमें प्ले विद इन प्ले का कॉन्सेप्ट था, प्ले के अंदर प्ले था और मर्डर था। इस अकेले थॉमस किड में के जो स्पेनिश ट्रेजेडी में 8 मर्डर्स हुए थे। एकदम थ्रिलर ये ड्रामा था। और इस ड्रामा को एलिजाबेथन जो ऑडियंस थे बहुत ज़्यादा पसंद किए, इस खून खराबा को बहुत ज़्यादा पसंद किए एलिजाबेथन ऑडियंस ने। और एक तरह से इनोवेशन देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा एक तरह से नयापन देखने मिला है एलिजाबेथन राइटर्स को। तो इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। थ्रिलर के फील्ड में ये पायोनियर थे। इसमें बहुत सारे डेथ के सीन थे, और कोई इंसान अपनी जीभ को काट रहा है तो कोई किसी का काट रहा है तो उसके बॉडी पार्ट्स बाहर आ रहे हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा भयावह सीन थे इसमें। फिर आगे बात करते हैं हम क्रिस्टोफर मार्लो की। क्रिस्टोफर मार्लो सबसे इम्पॉर्टेंट राइटर हैं इस एज के, इस यूनिवर्सिटी विट्स के सबसे आउटस्टैंडिंग राइटर माने जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर क्रिस्टोफर मार्लो नहीं होते तो शेक्सपियर भी नहीं होते। मतलब शेक्सपियर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और शेक्सपियर के लिए मॉडल साबित हुए। शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा इनसे इन्फ्लुएंस हुआ। और शेक्सपियर ने जो अपना आर्ट है, अपना जो ब्लैंक वर्ड्स है, इनके ही प्लेस को देख कर सीखा, ड्रामेटिक टेक्निक सीखा। इनकी जो थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी को बहुत ज़्यादा शेक्सपियर ने ध्यान दिया और ब्लैंक वर्ड्स को ध्यान देके अपने ड्रामा में उनको यूज़ किया। और ऐसा माना जाता है कि जो ट्रेजिक हीरो का जो कॉन्सेप्ट है और ट्रेजिक हीरो का जो स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके में जो संघर्ष होता है एक ट्रेजिक हीरो का, वो तो ये जो मार्लो थे तो ये पीछे छोड़ देते, बोलते हैं कि शेक्सपियर को पीछे छोड़ देते, क्योंकि इनका जो टेक्निक था बहुत ही बेस्ट था। ड्रामेटिक हीरो का जो कॉन्सेप्ट यही लेके आए थे, स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट का भी यही लेके आए थे। और उन्होंने बहुत ही फेमस डॉक्टर फॉस्टर्स का प्ले लिखा है, जो कि बहुत ज़्यादा एक ट्रेजिक हीरो के बारे में बताया गया है इसमें। तो इसके अलावा उनके और जो प्लेस थे वो थे द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टर्स, टम्बरलाइन द ग्रेट, जीव ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकेंड, द मैसेक्रे एट पेरिस एंड डीडोस क्वीन ऑफ कार्थेज। अब ये जो जीव ऑफ माल्टा से इंस्पायर्ड होकर ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा है। जीव ऑफ माल्टा से इंस्पायर होकर मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा है। और इनके जो एक हिस्टोरिकल प्ले है एडवर्ड सेकेंड, उनका हिस्टोरिकल प्ले है, इससे इंस्पायर होकर उन्होंने बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं शेक्सपियर ने। तो इस तरह से कहना चाहिए गुरु थे वो, शेक्सपियर के गुरु थे। और ये भी कंट्रोवर्सी है कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि शेक्सपियर ही मार्लो है या मार्लो ही शेक्सपियर है। इस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चलती है
कि शेक्सपियर की जो प्लेस थे उनके लाइफ टाइम में ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, और जैसे ही जब तक मार्लो जिंदा थे शेक्सपियर के प्लेस ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, और जैसे ही मार्लो की मौत होती है तो शेक्सपियर के जो प्लेस होते हैं वो पॉपुलर होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से ये भी कंट्रोवर्सी है, हालांकि कंफर्म नहीं है कि ऐसा है कि नहीं है। अब बात करते हैं हम कि शेक्सपियर उससे आगे बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं वाली बात चलती है कि मार्लो कैसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन इनकी जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था, नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस किया था बहुत ही कम उम्र में। और मार्लो कॉमेडी नहीं लिखते थे, मार्लो ट्रेजेडी लिखते थे, और कॉमेडी और ट्रेजेडी को साथ में नहीं मिलाते थे, मतलब ट्रेजेडी कॉमेडी तो उनको पसंद ही नहीं थी। उनके प्लेस में एथेइज्म होता था, एक तरह से भगवान को जो नहीं मानते उसको बोलते नास्तिकता होती थी, इमोरलिटी भी देखने को मिलती थी, क्योंकि उनकी जो लाइफ थी उसी तरह से ही थी। वो एथेइस्ट काइंड ऑफ पर्सन थे, इमोरल थे, और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी से घिरे रहते थे मार्लो। और उनकी जो मौत है शराब खाने में, एक ड्रंकन ब्रॉल में हुई थी। एक शराब खाने में झगड़ा हुआ था दोस्तों के बीच में, 4 दोस्तों के बीच में। तो उस झगड़े में ऐसा माना जाता है कि एक उनके दोस्त ने ही उनको तलवार से उनके ऊपर वार कर दिया था, उसी में उनकी मौत हो गई थी। तो इस झगड़े में उनकी जो जान चली गई थी। और उस समय मार्लो की उम्र 29 ईयर्स थी 1593 में। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो क्रिस्टोफर मार्लो थे वो जासूसी करते थे, और वो कुछ सीक्रेट एजेंट टाइप का भी काम करते थे, और कुछ ऐसे काम करते थे जो स्टेट विरोधी थे, जो उस समय के जो राज दरबार के खिलाफ काम करते थे। इस वजह से इनको मारा गया था, उस ड्रंकन बॉल में इनको मारा गया था, ना कि इनकी मौत हुई थी इस तरह से। तो ये सारी की सारी बातें हैं, और अगर उनको मारा नहीं जाता तो उनको सारी ज़िंदगी मौत के जेल के सलाखों के पीछे ही बिताना पड़ता इस तरह से। तो ये सारी कंट्रोवर्सीज से भरा हुआ था इनका लाइफ, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर राइटर थे उस ज़माने के ये क्रिस्टोफर मार्लो और सारे यूनिवर्सिटी विट्स। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल हुआ होगा तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।